गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम वर्ण विचार की अभ्यास प्रश्न करेंगे। वर्ण विचार हमने पिछली क्लास में इसका हमने पढ़ लिया था, इसको पूरे को। तो ये तो अभ्यास के प्रश्न है बेटा। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण और वर्णमाला में क्या अंतर है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, ये आपको नोटबुक में प्रश्न लिखवा दिए जाएंगे। अब है वह भाग पे आओ, उचित विकल्प के सामने राइट चिन्ह का निशान लगाओ। ठीक है बेटा, यानी कि जिसमें से सही है उसके ऊपर हमें सही राइट का निशान लगाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर है, वर्ण है, ध्वनि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में दीर्घ स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उनकी संख्या अलग अलग बांटी गई है बेटा। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानी गई है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं ये तो आपको भी पता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इसमें हमें स्पर्श व्यंजन को बताना है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक हैं स्पर्श व्यंजन सारे, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि तो बीच में क्या बच गया, ध, ये है स्पर्श व्यंजन। ठीक है बेटा। अब बेटा है अगला, निम्न स्वरों की मात्रा से बने 3 शब्द लिखिए। ये तो आप कहीं कोई भी शब्द बना सकते हो। आ की मात्रा के शब्द हैं, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ा ऊ है, ये री की मात्रा के हैं, ये ऐ की मात्रा के हैं। तो ये शब्द आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो और ये मैंने आपको लिख के भी बता दिया है। आना, आज़ाद, आकाश, सभी में आ की मात्रा है। परीक्षा, मीनाक्षी, दीपावली, इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। वधु, धूप, कुबड़, ये सब बड़े, इसमें बड़ी की मात्रा है और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है। री की मात्रा में पृथ्वी, वृक्ष, ग्रह, ये सब क्या हैं, री की मात्रा के शब्द हैं। और ऐ की मात्रा में सैनिक, शैतान, शैर, ये क्या हैं, ऐ की मात्रा है। द भाग है बेटा, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, यानी कि जिन ध्वनियों को हम मुख से बोले उसे व्यक्त करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं बेटा। अगला है बेटा, वर्णों के क्रमिक रूप में व्यवस्थित समूह को खालिस्तान कहते हैं। यानी कि वर्णों को जब हम व्यवस्थित समूह में बांध देते हैं तो क्या कहलाता है, वो वर्णमाला कहलाता है। ठीक है बेटा। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप के बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप के बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं, सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे तो बेटा हम व्यंजन कहते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर शोर कर दिया है, उसको क्या कहेंगे हम, व्यंजन। यानी कि जो दूसरों की सहायता से बोला जाए उसको क्या कहेंगे, व्यंजन। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको भी क्या कहेंगे, व्यंजन। देखो इसमें डेफिनेशन परिभाषा थोड़ी सी हमें पजल करने के लिए दी हुई है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप के बिना, यानी कि स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इस बिना को ध्यान से पढ़ना है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और नीचे डेफिनेशन भी वही है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है भाई, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये डेफिनेशन दी हुई है, तो हमें सही को सही लगाना और गलत को गलत। भाषा के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी कि किसी भी भाषा को पढ़ेंगे तो पहले हमें उसके वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, सही है। ह्रस्व स्वर को बोलते समय सबसे कम समय लगता है, ये भी सही है, क्योंकि स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है, सही है। हिंदी वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला को तो बेटा 4 भागों में नहीं बांटा गया है, उसको तो 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। तो ये गलत है। चौथा है बेटा, व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा जाता है। ये क्या ये बात सही है कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा जाता है? तो ये तो गलत है, क्योंकि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से ही लिखा जाता है।
व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा जा सकता है। हाँ, इसको लिखा जा सकता है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं। ये तो राइट है भाई, क्योंकि हम नीचे वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे, उसमें हम अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो मान लीजिए क हम लिख रहे हैं तो इस क को व्यंजन स्वर रहित लिखेंगे तो इसके नीचे हम अलंत लगा सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़ो। व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है लेकिन बोला नहीं जा सकता। तो इसमें पूछा है लिखा जा सकता है क्या? हाँ, तो लिखा जा सकता है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, सही है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? 5 वर्ग हैं उसके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये देख लो बेटा, 5 हो गए होंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, सही है। ठीक है बेटा, अगला है भाई, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कीजिए, यानी कि अलग अलग करना, वर्ण विच्छेद। अब इसमें आ जाएगा आमरण है तो आ में तो व्यंजन है ही नहीं, ये तो स्वर ही है। मैं व्यंजन है तो इसको मैं को व्यंजन रहित कर दिया और ए लिख दिया। रे को व्यंजन स्वर रहित करके ए लिख दिया, ने और ए, सही है। सरस्वती, स हलंत प्लस में ए प्लस में रे, हलंत प्लस में ए प्लस में स। अब स वैसे ही व्यंजन स्वर रहित है तो इसमें लिख दिया वैसे ही, व प्लस में ए प्लस में त हलंत प्लस में ई, सरस्वती। ठीक है बेटा, अब है कमल। क ये तो बिल्कुल सरल है, क ए मैं ए ल ए, कमल। थोड़ा सा ये शब्द थोड़ा सा मुश्किल है। आवृत्ति, आ स्वर है, व में क्या है? री की मात्रा है, तो आ प्लस में व हलंत आएगा बेटा इसमें। री प्लस में त डबल तय है तो दोनों ही तय को हलंत बनाना है, इसमें ई, छोटी ई है तो छोटी ई, आवृत्ति। अब है बेटा आशीर्वाद। आ स्वर है, स को बड़ी ई की मात्रा, रे हलंत, व आ द और ए, आशीर्वाद। अब है उत्थान। उ त स्वर रहित है तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, थ आ न और ए, उत्थान। अब है बेटा देखो, निम्न वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो ये शब्द बन गया व्याकरण, और ये हो गया हिंदी, ये हो गया आकांक्षा, और ये हो गया रचना। ठीक है बेटा, अब है बेटा निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण स्थान लिख लिए। ट का मूर्धा होता है उच्चारण स्थान, क्योंकि हमने क्या, देखो एक बार इधर से आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखो ये स्पर्श व्यंजनों को हमने बांटा गया है 5 वर्गों में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनको भी उच्चारण स्थान के आधार पर ही हमने बांट दिया है। इसका उच्चारण होगा कंठ से, इसका होगा तालु से, इसका होगा मूर्धा से, इसका होगा दंत से और इसका होगा ओष्ठ से। ठीक है बेटा, ये सारे क्या हैं? उच्चारण स्थान है मुख्य रूप से, और ये मुख के भाग के अनुसार ही है। सबसे पहले कंठ आता है, उसके बाद तालु आता है। जब कंठ से ऊपर थोड़ा सा हम जीवा को ऊपर की तरफ टच करते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही मुलायम भाग होता है, वो तालु होता है। इसमें च वर्ण के सभी वर्ण आ जाएंगे, इसमें क वर्ग के 5 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें आ जाएंगे, इसी प्रकार से इसमें और इसी प्रकार से इसमें। तो ये जब हम 5 ये वर्ग हैं,
इनके 25 जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान तो बिल्कुल ही आसान है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और ये हमारे मुख के भाग के अनुसार ये ऊपर से शुरू हो जाता है। कंठ आता है, फिर तालु आता है। तालु चिकना भाग होता है ऊपर की तरफ, जीवा को जब हम घुमाते हैं। मूर्धा दांत की तरफ, अंदर की तरफ बिल्कुल ही खुरदरा भाग होता है। जब हमारी जीवा वहाँ पर टच करती है तो वो ट वर्ग के अंतर्गत माना जाता है और मूर्धा बोलते हैं उसको। उसके बाद है दंत। जब हमारी जीवा है इस तय वर्ण को या तय वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उनको बोलते हैं, तो जीभ है वो दांत को टच करती है, दांत को स्पर्श करती है, तो वो दंत में आ जाएगा। और ओष्ठ में पै वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उनको बोलते समय हमारे होठ हैं वो आपस में मिलते हैं, तो वो सभी ओष्ठ वर्ग में आ जाए, ओष्ठ उच्चारण स्थान में आ जाएंगे। तब इसमें ट है वो मूर्धा है, भय है, पैप है ब, यानी कि होठ आपस में मिल रहे हैं तो ये ओष्ठ है। ग है इसकी कंठ से आवाज़ आती है, और ये है ये तालु है, और द है वो दंत है, और क है वो कंठ है। तो ये बेटा आपको इतना अभ्यास कार्य है वो इसको अपनी नोटबुक में आपको इसको फिलअप करना है। धन्यवाद।